क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी धरती के नीचे आखिर है क्या? हम जमीन पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हो सकती है जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कुछ लोग इसी सच्चाई को जानने के लिए एक बेहद खतरनाक और अनोखे मिशन पर निकलते हैं, जहां उन्हें धरती के भीतर एक ऐसा संसार मिलता है जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा खतरा। तो आखिर वहां क्या है और क्या वो लोग जिंदा वापस आ पाएंगे? फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने दृश्य से। हम देखते हैं एक आदमी जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे पीछे कुछ भयानक प्रागैतिहासिक जीव और विशाल डायनासोर दौड़ रहे होते हैं। अचानक उसके सामने जमीन फट जाती है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे के अंदर उबलता हुआ गर्म लावा दिखाई देता है। वो आदमी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे के दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता और सीधे जलती हुई आग में गिर जाता है। मरने से ठीक पहले वो जोर से अपने भाई का नाम चिल्लाता है, ट्रेवर। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। ये सब असल में कोई घटना नहीं थी, बल्कि ट्रेवर का एक डरावना सपना था। जिस आदमी को उसने आग में गिरते देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मैक्स था। कई साल पहले मैक्स धरती की गहराइयों पर रिसर्च करने गया था। वो जमीन के नीचे छुपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन उस मिशन के दौरान मैक्स अचानक गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। तभी से ट्रेवर हर रात यही सपना देखता है। लेकिन आखिर मैक्स के साथ असल में क्या हुआ था, इसका जवाब तुम्हें आगे मिलने वाला है। ट्रेवर भी अपने भाई की तरह एक भूवैज्ञानिक प्रोफेसर होता है। सुबह उठकर वो तैयार होता है और अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहां वो क्लास लेने के बाद अपने लैब में जाता है। ये वही लैब होती है जहां मैक्स पहले रिसर्च किया करता था। मैक्स का मानना था कि धरती के नीचे बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी सुरंगें मौजूद हैं। इन सुरंगों के जरिए पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आता है और इन्हीं रास्तों से धरती के केंद्र तक पहुंचना भी मुमकिन है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी थी या सच में धरती के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है? यहीं से शुरू होता है इस फिल्म का असली एडवेंचर। इन्हीं अजीब और साहसी विचारों के आधार पर मैक्स ने अपनी रिसर्च शुरू की थी। लेकिन एक दिन अचानक वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। मैक्स के लापता होने के बाद उसका छोटा भाई ट्रेवर उस रिसर्च लैब को अकेले संभालता रहा। इस लैब में कई हाईटेक कंप्यूटर लगे हुए थे जो दुनिया भर में लगाए गए खास सेंसरों से जुड़े थे। मैक्स ने ये सेंसर कई साल पहले पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में खुद इंस्टॉल किए थे। इनकी मदद से धरती के अंदर होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। ट्रेवर रोज लैब आकर इन सेंसरों से आने वाला डेटा ध्यान से चेक करता था। आज भी वो ठीक इसी काम के लिए लैब आया था। लेकिन तभी वहां यूनिवर्सिटी का डीन एलन आ जाता है। एलन ट्रेवर को साफ साफ बता देता है कि यूनिवर्सिटी ने इस लैब को बंद करने का फैसला कर लिया है। उसका कहना था कि मैक्स की रिसर्च कभी साबित नहीं हो पाई और ज्यादातर सेंसर अब काम ही नहीं कर रहे। ट्रेवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी 3 सेंसर पूरी तरह एक्टिव हैं और उनसे उसे बहुत जरूरी डेटा मिल रहा है। लेकिन एलन ट्रेवर की एक नहीं सुनता। यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार लैब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अपनी भाई की आखिरी निशानी खोकर ट्रेवर अंदर से टूट जाता है। उदास मन से वो घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसके फोन पर कई मैसेज आते हैं। ये मैसेज भेजे होते हैं मैक्स की पत्नी एलिजाबेथ ने। वो लिखती है कि वो थोड़ी देर में अपने बेटे शॉन को लेकर ट्रेवर से मिलने आने वाली है। मैसेज पढ़ते ही ट्रेवर घबरा जाता है और जल्दी जल्दी घर की सफाई करने लगता है, क्योंकि उसका कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो सब ठीक कर पाता, एलिजाबेथ वहां पहुंच जाती है। इसी के साथ ट्रेवर की पहली बार अपने भतीजे शॉन से मुलाकात होती है। एलिजाबेथ बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए शॉन को ट्रेवर के पास छोड़ रही है। लेकिन शॉन किसी से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो हर समय अपने वीडियो गेम में ही लगा रहता है। जाने से पहले एलिजाबेथ ट्रेवर को एक छोटा सा बॉक्स देती है। इस बॉक्स में मैक्स की कुछ निजी चीजें थीं। एलिजाबेथ के जाने के बाद ट्रेवर शॉन को उसके कमरे में छोड़ आता है। फिर वो अकेले बैठकर उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिलती है। ये किताब थी महान लेखक जूल्स वर्न की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही वो किताब थी जिसे पढ़कर मैक्स ने अपनी रिसर्च शुरू की थी। मैक्स को लगता था कि इस कहानी के पीछे कोई गहरा सच छुपा हुआ है। ट्रेवर किताब के पन्ने पलटने लगता है, लेकिन अचानक एक खास पेज पर उसकी नजर ठहर जाती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। ट्रेवर की नजर उस पेज पर टिक जाती है जहां हाथ से लिखे कुछ खास नोट्स थे। ये नोट्स खुद मैक्स ने लिखे थे। इन नोट्स में दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों का जिक्र था, बोलिविया, मंगोलिया और हवाई द्वीप। इन सभी जगहों पर तेज ज्वालामुखी गतिविधि होने की बात लिखी थी। यही वो समय था जब मैक्स अचानक लापता हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि ट्रेवर को हाल की रिसर्च में इन्हीं जगहों पर बिल्कुल वैसी ही एक्टिविटी मिली। लेकिन इसके अलावा एक और सिग्नल भी था। एक चौथा संकेत आइसलैंड के किसी अनजान इलाके से आ रहा था। तभी ट्रेवर फैसला करता है कि अब वो खुद आइसलैंड जाकर इस रहस्य की सच्चाई देखेगा। जाने से पहले ट्रेवर शॉन को अपने एक दोस्त के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन शॉन साफ मना कर देता है। वो भी इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहता था। आखिरकार दोनों साथ में फ्लाइट पकड़कर आइसलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। फ्लाइट में बैठे बैठे ट्रेवर उन नोट्स को बार बार पढ़ता है और मैक्स द्वारा छोड़े गए संकेतों को समझने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन अपने लैपटॉप पर उन अजीब शब्दों को सर्च करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नाम का पता चलता है, सिगुरबर्न एस गियर्सन।
ये शख्स भी मैक्स की तरह एक ज्वालामुखी वैज्ञानिक था और आइसलैंड में उसका एक रिसर्च सेंटर मौजूद था। अब ट्रेवर तय कर लेता है कि सबसे पहले वहीं पहुंचना होगा। आइसलैंड पहुंचने के बाद दोनों कार लेकर उस इंस्टीट्यूट की तलाश में निकलते हैं, लेकिन काफी दूर तक ड्राइव करने पर भी उन्हें बर्फीले मैदानों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। थक हार कर वो एक सुनसान से घर के सामने गाड़ी रोक देते हैं। तभी ट्रेवर की नजर एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ती है। उसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसी बोर्ड पर उसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था जिसे वो ढूंढ रहा था। उन्हें यकीन हो जाता है कि सामने दिख रहा ये अकेला सा घर असल में वही जगह है। ट्रेवर दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने आती है एक लड़की, हैना। ट्रेवर और शॉन उससे अपना परिचय देते हैं। फिर ट्रेवर पूछता है कि क्या वो प्रोफेसर गियर्सन से मिल सकते हैं। हैना उदास होकर बताती है कि प्रोफेसर गियर्सन उसके पिता थे और उनकी मौत करीब 3 साल पहले हो चुकी है। उनके जाने के बाद इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया, क्योंकि उनकी रिसर्च को कभी मान्यता नहीं मिली। ये सुनकर ट्रेवर को समझ आ जाता है कि गियर्सन असल में मैक्स के साथ ही काम कर रहे थे। जब ट्रेवर अपने भाई मैक्स के बारे में बताता है तो हैना चौंक जाती है। वो कहती है कि मैक्स भी उसके पिता की तरह एक वर्नियन था। यहाँ वर्नियन उन लोगों को कहा जाता है जो जूल्स वर्न की लिखी कहानियों को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच मानते हैं। ट्रेवर को अब एहसास हो जाता है कि उसका भाई किसी कहानी के पीछे नहीं बल्कि एक छुपी हुई सच्चाई के पीछे था, और यही सच्चाई अब उन्हें धरती के सबसे खतरनाक सफर पर ले जाने वाली थी। ट्रेवर हैना को बताता है कि उसे माउंट स्नाइफल तक जाना है, क्योंकि वहीं मैक्स द्वारा लगाया गया एक सेस्मिक सेंसर मौजूद था। अगर वो सेंसर निकाल लिया जाए तो उसके अंदर जमा डेटा से कई बड़े सवालों के जवाब मिल सकते थे। हैना तुरंत कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल माउंटेन गाइड है। इसी बात पर तीनों के बीच एक समझौता हो जाता है। उस दिन ट्रेवर और शॉन हैना के घर ही रात बिताते हैं। अगली सुबह तीनों माउंट स्नाइफल की ओर यात्रा शुरू करते हैं। कठिन और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार ट्रेवर अपने भाई द्वारा लगाया गया वही सेंसर खोज निकालता है। फिर वो उसे जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में भयंकर बारिश और जोरदार बिजली चमकने लगती है। हालात बिगड़ते देख हैना शॉन को लेकर पास की एक गुफा में छुप जाती है, लेकिन ट्रेवर अब भी सेंसर निकालने में लगा रहता है। काफी मेहनत के बाद वो सेंसर निकाल भी लेता है, मगर समस्या ये थी कि लगातार गिरती बिजली सीधे उसी की तरफ आ रही थी। हैना चिल्लाकर उसे कहती है कि वो सेंसर छोड़ दे, क्योंकि वही बिजली को अपनी ओर खींच रहा था। ट्रेवर कुछ देर तक सेंसर छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर उसे फेंक देता है, और ठीक उसी पल वो मौत से बाल बाल बच जाता है। तीनों जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचते हैं, बाहर जोरदार बिजली गिरती है, जिससे गुफा का मुंह पत्थरों से पूरी तरह बंद हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि किसी को चोट नहीं लगी। वो बाहर निकलने की कोशिश में पत्थर हटाने लगते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि यह नामुमकिन है। गुफा के बाहर करीब 60 से 70 टन चट्टान इकट्ठा हो चुकी थी। इतना मलबा हटाने में कम से कम 1 महीना लग सकता था। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, गुफा के अंदर आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है अंदर कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। गुफा के अंदर 2 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। थोड़ी सोचने के बाद ट्रेवर दाहिनी तरफ का रास्ता चुनता है। तीनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर ट्रेवर का पैर एक विशाल गड्ढे में फिसलने वाला होता है। आखिरी पल में हैना उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। उस गड्ढे को देखकर हैना समझ जाती है कि यह शायद किसी पुरानी खदान में नीचे उतरने का रास्ता है। दरअसल कई साल पहले इस इलाके में एक माइन हुआ करती थी, और ये बात हैना को थोड़ी राहत देती है, क्योंकि आमतौर पर खदानों में बाहर निकलने के 1 से ज्यादा रास्ते होते हैं। लेकिन सवाल ये था कि यह गड्ढा आखिर कितना गहरा है, और क्या यही रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा या फिर धरती के और भी भीतर। उस गड्ढे की गहराई किसी को भी अंदाजा नहीं था। तभी ट्रेवर एक तरीका सोचता है। हैना के बैग में कुछ सिग्नल फ्लेयर्स मौजूद थे। ट्रेवर तय करता है कि एक फ्लेयर जलाकर गड्ढे के अंदर फेंका जाएगा। फ्लेयर नीचे तक पहुंचने में कितना समय लेता है, इसी से गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता था। ट्रेवर शॉन से कहता है कि वो अपनी घड़ी में समय नोट करे। जैसे ही ट्रेवर फ्लेयर जलाकर नीचे फेंकता है, अचानक वो तेज धमाके के साथ भड़क उठता है। जोरदार रोशनी और झटके से तीनों पीछे की ओर गिर जाते हैं। तभी ट्रेवर समझ जाता है कि ये कोई साधारण गड्ढा नहीं बल्कि एक मैग्नीशियम माइन है। गड्ढे की दीवारों पर मैग्नीशियम की बारीक परत जमी थी, यहाँ तक कि हवा में भी उसके कण तैर रहे थे। इसी वजह से फ्लेयर ने इतनी तेज आग पकड़ ली थी। अब यह तरीका पूरी तरह फेल हो चुका था। तब हैना अपने बैग से एक लंबी लाइट स्ट्रिप निकालती है। वो उसे नीचे लटकाकर गहराई का अंदाजा लगाती है। उसके हिसाब से गड्ढा करीब 200 फीट गहरा था। हालांकि इतनी गहराई उनके लिए बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि हैना के पास काफी मजबूत रस्सियां थीं। कुछ तैयारी के बाद तीनों एक एक करके रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। शॉन ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खतरा नहीं देखा था। नीचे उतरते समय वो बुरी तरह डर रहा था। हैना उसे बातों में उलझाकर हिम्मत बंधाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच ट्रेवर का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। उसका पैर गड्ढे की दीवार से फिसल जाता है। गनीमत यह थी कि उसके शरीर से बंधी रस्सी उसे गिरने से बचा लेती है। हालांकि अब वो सीधे गिरने की जगह रस्सी के सहारे नीचे झूलने लगता है, लेकिन रस्सी हैना और शॉन की रस्सी में उलझने लगती है। स्थिति बिगड़ती देख हैना तुरंत रस्सी काट देती है।
रस्सी कटते देख ट्रेवर डर से चिल्ला उठता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। वो पहले ही गड्ढे के लगभग नीचे पहुंच चुका था, इसीलिए नीचे गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। कुछ ही देर में हैना और शॉन भी नीचे उतर आते हैं। आगे बढ़ने पर उनके सामने एक पुरानी खदान दिखाई देती है। वहीं पड़ा होता है एक जंग लगा पुराना जनरेटर। हैना जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जैसे ही जनरेटर चालू होता है, पूरी खदान में पुरानी लाइट्स जल उठती हैं। इन खदानों में पहले ट्रैक बिछे होते थे, जिन पर मजदूर छोटी ट्रॉलियों में आना जाना करते थे। उनके सामने भी ठीक वैसी ही एक ट्रैक और उस पर रखी एक कार्ट मौजूद थी। तीनों बिना देर किए कार्ट में बैठ जाते हैं और यहीं से उनका सफर धरती के और भी अंदर जाने वाला था। हैना पीछे लगे लीवर को खींचकर कार्ट को आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कार्ट की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। ढलान पर आते ही कार्ट रोलर कोस्टर की तरह तेजी से दौड़ने लगती है। ऊपर से परेशानी ये थी कि ट्रैक का एक हिस्सा बीच में टूटा हुआ था, लेकिन किस्मत से तेज रफ्तार के कारण वो टूटा हिस्सा पार हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही ट्रैक 3 अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। तीनों की कार्ट अलग अलग ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ ही आगे जाकर हैना के सामने वाला ट्रैक अचानक खत्म हो जाता है। ट्रेवर उसे इशारा करता है कि वो उसकी कार्ट पर कूद जाए। बिना वक्त गंवाए हैना छलांग लगाकर ट्रेवर की कार्ट में आ जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने होती है। जिस ट्रैक पर अब दोनों थे, वो सीधा जाकर गुफा की दीवार से टकराने वाला था। अगर ऐसा हुआ तो दोनों का बचना नामुमकिन था। हालात को समझते हुए हैना तुरंत एक तरकीब सोचती है। वो अपने बैग से एक मजबूत रस्सी निकालती है और उसे ट्रैक से बांध देती है। फिर उसी रस्सी के सहारे वो और ट्रेवर चलती कार्ट से कूद जाते हैं। रस्सी उन्हें झटका देती है और दोनों दीवार से टकराने से बच जाते हैं। उधर शॉन की कार्ट काफी आराम से आकर रुक जाती है। वो राहत की सांस लेता है। तभी शॉन की नजर पास की दीवार पर एक संकरा रास्ता पड़ती है। रास्ता तलाशते हुए वो उसी दिशा में बढ़ जाता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही ट्रेवर और हैना भी वहां पहुंचते हैं और जो दृश्य देखते हैं वो किसी सपने से कम नहीं होता। गुफा की